चलो सब लोग शांत हो जाओ। ए बउआ, तो वो वाला पंखा बंद कर दो तो। क्या हुआ? हेलो हेलो, उधर बंद कर दो। बस 2 मिनट। हाँ बच्चे लोग, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 8। एनसीईआरटी पार्ट 1 का विदाई करने का समय आ गया है। ठीक है, इसका आखिरी चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। और ये इतना छोटा चैप्टर है कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमडब्ल्यू। क्या बोलते हैं बुआ? ईएमडब्ल्यू। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बुआ? ईएमडब्ल्यू। आप मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहला सवाल हमारे सामने यही चल कर आता है कि सर इस चैप्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो याद रखिएगा, इंसानों ने 90% जो चीजें खोजी है, ये सच्चाई बता रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ आलस, निकम्मा बनने के लिए वो चीजें खोजा गया है। जैसे फोन क्यों खोजा, मोबाइल फोन क्यों खोजा गया? क्योंकि फोन के पास जाने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो मोबाइल फोन रहेगा तो चला सकते हैं आराम से। टीवी, वहां पे जाके ठीक करना पड़ता है, रिमोट ले लेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। बाकी जितनी भी चीजें अभी खोज हो रही है, जो भी हो रही है, सब किस चीज के लिए हो रही है? जीवन को आसान बनाने के लिए। किस चीज के लिए? जोमेटो की खोज क्यों हुई? नहीं, गलत। निकम्मे लोगों के लिए। जैसे कुछ निकम्मा लोग है, वो होटल में जा नहीं सकता है, घरे बैठे लोग दूर को मंगवा लेते ना, होता है तो वो नहीं नहीं नहीं, हम कह रहे हैं, बहुत महंगा बेचता है ना। 100 रुपया की चीज को 300 रुपया कर देता है। कौन जाएगा उतना करने? हाँ। इस दुनिया में नथिंग इज फ्री। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि कोई भी चीज जो यहाँ पे आप देखिएगा, वो सब कुछ लगभग लगभग किस चीज के लिए? आसान बनाने के लिए है। उसी प्रकार जब लोगों ने देखा कि हम किसी चीज के पास अगर हम उसको कंट्रोल करना है, तो हम उसको टच ना करके अगर दूर से ही कुछ ऐसा बनाते जिसे कंट्रोल किया जा सकते हैं, उसी चीज में आवश्यकता किसकी पड़ती है बुआ? जैसे टीवी के रिमोट में, कार वगैरह सबको रिमोट वाला कार में, है ना। उसके बाद जो यूवी ड्रोन ड्रोन वगैरह सब आता है उसमें। उससे भी सबसे खतरनाक यूज क्या था कि जब आप टेलीफोन का इस्तेमाल करते हो या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो, तो सैटेलाइट की बहुत जरूरत पड़ता है। तो सैटेलाइट से जो क्या लगता है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट उससे तार हम लेके आए हुए हैं। वो जो वहां से अपने सिग्नल को भेजना है, जो तरंगों को भेजता है, वो किस रूप में भेजता है बुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक बार क्या हुआ कि टेस्ला साहब जो है, उन्होंने बोला कि भैया कि मैं क्या करूंगा, एक ऐसा कार बना के दिखाऊंगा जिसको रिमोट से चलता हो। तो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जब उन्होंने रिमोट से चलता हुआ कार बनाया, तो लोगों ने क्या बोला कि ये जादू हो रहा है, या तो उस कार के अंदर कोई बंदर बैठा हुआ है। क्योंकि किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि क्या कोई ऐसा भी कार हो सकता है या कोई ऐसा भी चीज हो सकता है जिसको हम बना रहे हो और वो बिना तार के चले, मतलब रिमोट से कंट्रोल हो। उस समय बहुत बड़ी बात थी। खोज होने के बाद वो चीज वैसे ही आसान लगती है, लेकिन खोज होने से पहले वो उतना ही मुश्किल होता है। जैसे अभी कोई बोला जाए कि एक ऐसा मशीन बना हुआ है ना, एक ऐसा बंदूक बना हुआ है जो तुम्हारा खाली नाम ले लेगा ना और तब मारेगा, तो सुत लो तो तुमको खेट के मारेगा कहीं भी रहेगा तो, है ना। तो आप बताइए, वैसे चीजों को आप क्या बोलिएगा? तो ए, तो आगे बैठ के कभी बताते चुप ना, फटर फटर बोलता है। तो क्या बोल रहे बुआ कि हम क्या बोल रहे हैं कि सिंपल सी बात है, हम यहाँ बोलते तो उसका पैसा है तो उसका लोग सुनने बैठा, तुम्हारे बात तो कौन सुनेगा? फटफट बोलता है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे बुआ कि ये जो चीजें है, तो वो खोज हुई तो उस समय क्या था, उसके लिए नई चीजें थी। ठीक है, तो जो चीजें खोज नहीं होती है वो असंभव ही लगता है। लेकिन उस समय जब बाद में जब धीरे धीरे साइंस डेवलप किया, तो पता चला कि भैया ऐसी चीजें भी आ सकती है जो बिना टच के भी ऑपरेट किया जा सकता है। आजकल तो ऐसा ऐसा कि ताली बजाओगे तो ऐसे तो बॉल जल जाएगा, बोलेगा बंद हो जाओ, हे श्री बंद कर दो, तो बंद हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ऐसी चीजें हैं। तो ऐसे कई सारी ऐसी चीजें हैं। तो आप फिर देखो, फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगा, काहे बोलता है लब लब?
कोई कुछ नहीं बोलेगा, शांति से खाली सुनो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि आप ऐसी तरंगों को उत्पन्न करते हैं जो आपको फिजिकल लाइफ में चीजों को कंट्रोल करता है। खैर, तो ये तो मैंने आपका उपयोग बता दिया, बट अब सवाल है कि सर ये जो उपयोग है ये आया कहाँ से था, ये शुरुआत कैसे हुआ इस चैप्टर की। देखो याद रखिएगा, फिजिक्स एक भूत की कहानी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक भूत की कहानी है। भूत मतलब बताता हूँ कैसे। भूत को अगर मारना होगा तो किसी मूवी में जाके देखो, भूत के शुरुआत कहानी को जानना होगा कि वो भूत बना कैसे था, तब जाके आप उसके चीजों में चेंज करके चीजें ठीक कर सकते हो। सेम, अगर फिजिक्स का कोई चीज जानना है और अगर बिना उसका शुरुआत जाने तुम कितने बाबा को बुला लो, कुछ भी कर लो, को भूत को मार तुम नहीं सकते हो। सेम इसके साथ होता है। अगर तुमको जानना है कि ये टॉपिक आया कहाँ से, तो ये देखो कि शुरुआत में वैज्ञानिक कैसे ढूंढा होगा उसको, और वो हमेशा आसान प्रोसेस होता है। शुरुआत हमेशा आसान होता है, बाद में चीजें मुश्किल होते चली जाती है ऐड होते होते। तो इसको शुरुआत कैसे हुआ मैं आपको जरा बताता हूँ। क्रैश कोर्स तो है नहीं किसी से परिभाषा मारूंगा। तो अब चलिए चलिए इसका जरा लेक्चर देखता हूँ। तो अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप लोगों ने कैपेसिटर देखा है, कैपेसिटर, उसमें दो प्लेट्स होते हैं। कैपेसिटर में कितने प्लेट होते हैं, दो। अब दो प्लेट होते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ चीज नोटिस करना। अगर एक तार है, ठीक है बउआ ध्यान से सुनना, अगर एक तार है तो इस तार में नीचे से ऐसे करंट आ रहा होगा, इस तार के थ्रू ये कहाँ जा रहा होगा, इस माइक में जा रहा होगा, ठीक। अगर इस तार को इंटरप्ट कर दो, काट दो, और काटने के बाद थोड़ा दूर रखो, तो क्या ये करंट इससे उसमें जा पाएगा, सर्किट ओपन हो गया। एकदम बेसिक सी बात है, ऐसे ही लॉजिकली सोचना है आपको। तो मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है तो करंट इस जगह से उस जगह तक नहीं जा सकता, एकदम बेसिक सी बात है। लेकिन जब हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, वो तो हम लोग पंखा वगैरह में भी करते हैं, बहुत जगह करते हैं, तो क्या देखा गया कि इस प्लेट पे यहां से करंट आया और यहां से करंट आ गया, तो प्रैक्टिकल दिखाई देता है। एक तार लगा दिया, कैपेसिटर को लगा के वो तार लगा दी, इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट आएगा। लेकिन मुश्किल क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने मैक्सवेल का दिमाग ठनका, बाकी लोग वैज्ञानिकों का दिमाग ठनका कि भैया बीच में तो गैप है, तो जब ये गैप है तो इस गैप को ये कैसे पार किया, ये करंट तो गैप में जा नहीं सकता है। नॉर्मल जो हम लोग कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं वो तो गैप में जाएगा नहीं, वो तो किसी तार में बहेगा या किसी कंडक्टर में बहेगा। तो ये गैप कैसे पार किया, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था। ये गैप कैसे पार किया, देखो क्वेश्चन कितना सिंपल आया कि हाँ भाई ये गैप कैसे पार किया। तब इनको पता चला कि अच्छा, खोजते खोजते उन्होंने कुछ बात खोजा। क्या खोजा कि यहाँ से चार्ज जाएगा और ये चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। अब जब मान के चलो यहाँ पे बहुत सारे चार्ज यहाँ जमा हो गए प्लेट पे, तो क्या होता है कि जब आप एक जैसे लोग, अगर किसी क्लास को शांत रखना है या किसी क्लास को उचक्का बनाना है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे करना है, जैसे मान के चलो कोई क्लास उचक्का बन गया, आपका बातें नहीं सुन रहा है, उसका एक सिंपल सी बात है, एक बेंच ले लो, उस पर 6 गो लेके कोच दो। अब जब वो 6 गो लेके कोच आएगा तो पक्की बात है उसको दिक्कत होगा, दिक्कत होगा तो वो आपस में पढ़ाई पर से दिमाग अटैक कचमच कचमच करेगा। खचक मेरे, सर जी को बोलिए, ले साले के, है ना? तो वो बोलेगा ले, है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो क्लास में पूरा स्टार्ट हो जाएगा वाइब्रेशन। तो सबसे ज्यादा वही बेंच हिलेगा जिसपे 6 गो 7 गो बच्चा, सबसे ज्यादा बच्चा बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा वहीं पे आदमी हुरु हुरु करते रहेगा। तो उसी प्रकार हुआ यहाँ पर भी, अगर बहुत सारे चार्ज एक साथ आ जाएंगे तो यहाँ पर भी वाइब्रेशन चालू हो जाएगा, कंपन चालू हो जाएगा दूसरे के साथ। तो यहाँ पर जो आता है उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। क्या आता है वो, वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेटिंग चार्ज। कौन सा चार्ज हो जाता है, वाइब्रेटिंग चार्ज। अथवा इसको एक और नाम से पुकारते हैं, या हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग चार्ज। मैं सब समझाता हूँ एक एक करके, टेंशन मत लीजिए। एक्सेलरेटिंग चार्ज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब वाइब्रेटिंग चार्ज और एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या है। तो अगर जहां पे चार्ज है, क्या है बउआ, चार्ज, तो चार्ज अपने साथ एक फील्ड लेकर आता है, जिसको कौन सा फील्ड बोलते हैं, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। जहां चार्ज होगा वहां कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये अगर ये मोशन में आ गया, किस में आ गया, मोशन। अगर ये मोशन में आया तो, अगर रुका हुआ तो फिर कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं आएगा। अगर ये मोशन में आया तो इसके पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर ये मोशन वेरिएबल हुआ, क्या हुआ,
वेरिएबल। आप कहिएगा वेरिएबल मोशन का क्या मतलब होता है? अब समझाता हूँ। जैसे आप लोग मान के चलो हाईवे पे जा रहे हो और हाईवे पे 80 के स्पीड से आपका गाड़ी चल रहा है, बाइक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से एकदम सीधा गाड़ी चल रहा है, कहीं कुछ नहीं, आराम से तो बैठे रहोगे ऐसे, 80 की स्पीड से आ रहा है, फिर भी आप नॉर्मली महसूस करोगे। लेकिन कोई आदमी मान लीजिए 20-30 का स्पीड चलाए और लहरिया कट मारना चालू कर दे, या अचानक आपको ब्रेक मार दे, या अचानक खुरका दे, तो वैसे केस में आप ना कोई आप पे बल लगा रहा है, अननेसेसरी बल लगा रहा है। लेकिन 80 की स्पीड में आप नॉर्मली बैठ के चल रहे थे, लेकिन 20-30 की स्पीड में भी आप क्या हो रहे हैं, जैसे ही वो क्या कर रहा है, स्पीड रोक दे रहा है, स्पीड बढ़ा दे रहा है, तो उसकी स्पीड वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? तो ऐसे हालात में आपको फोर्स का अनुभव होता है। तो किसी चीज को अगर आप वेक्टर के रूप में बात करते हैं तो उसे फोर्स कहते हैं, और स्केलर के रूप में बात करते हैं तो उसे एनर्जी कहते हैं। वेक्टर में जो चीज फोर्स है, स्केलर में क्या है, एनर्जी है। तो मतलब एक तरह से आप एनर्जी लगा रहे हो, ब्रेक मारोगे तो वो आदमी आप पर एनर्जी लगा देगा, हुड़काओगे तो वो आदमी कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो हर रूप में एनर्जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ऐसे हालात में अगर वेरिएबल मोशन होगा तो साथ ही साथ एक और टर्म आएगा जिसको क्या बोलते हैं, एनर्जी। क्या आएगा बउआ? एनर्जी। और आपने पढ़ा होगा एनर्जी के प्रवाह को तरंग कहते हैं। तो एग्जैक्टली में यहाँ पर क्या आया, किसकी वजह से आया? और वेरिएबल मोशन किसका था और किसका था? तो आप बताइए, यहाँ पर भी कौन सा चार्ज है? तो पक्की बात है यहाँ पर भी कोई तरंग बना होगा। मैं आपको बता चुका हूँ तरंग कैसे बनता है। तो यहाँ पर भी क्या बना होगा, तरंग। तो जो आप करंट को देख रहे हो इसके बीच में जाते हुए, वो किस रूप में जा रहा है? क्या वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में दौड़ रहा है या वो वेव के रूप में दौड़ रहा है? तो यही बात उनको समझ में आया कि अच्छा, जो ये गैप है ना, उस गैप में करंट अपने कन्वेंशनल रूप में नहीं है। कौन से रूप में नहीं है? बल्कि वो फील्ड के रूप में है। किस रूप में है? और फील्ड मतलब एक तरह से आप क्या बोल सकते हो, और किस वेव के रूप में है? वेरिएबल, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। अब एक सवाल फिर से आता है, इसको और अगर आसान तरीके से समझना है तो ऐसे समझिए, समुद्र में पानी है, वहां के पानी को यहाँ देना है, और बीच में कोई लाइन नहीं बैठाना, ये नहीं कि वहां से पानी आ जाएगा यहाँ। अगर वो वाला बात है तो फिर ये वाला कहानी हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन हमको बीच में गैप देना है, तो समुद्र क्या करेगा, उस पानी को वाष्पीकृत कर लेगा, पानी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगा, फिर लाके यहाँ पे बरसा देगा। तो बोलेगा समुद्र के पानी यहाँ कैसे आ गया? बीच में प्रक्रिया हुआ है ना वाष्पीकृत के। उसी प्रकार यहाँ के चार्ज, यहाँ के करंट यहाँ कैसे आ गया? तो बीच में जो प्रक्रिया हुआ है वो किसका हुआ है बुआ? वेव का। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये पूरी कहानी है। तो वेव की पूरी कहानी समझ में आई कैसे काम करता है ये? ठीक है, किसके अंदर ये चीजें खोजा गया था? कैपेसिटर। अभी आगे हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट सब आपको बताऊंगा धीरे धीरे, बट एक एक करके समझिए। तो बुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तब, है ना? तो बुआ कल मैं पढ़ाऊंगा डिस्प्लेसमेंट करेंट, टेंशन मत लीजिए। तो बच्चे लोग, अब आपसे एक सवाल पूछूंगा यहाँ पर। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कंटेन, कि इसमें क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना इंट्रोडक्शन, जो पढ़ा चुके अभी आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ ईएमडब्ल्यू, इंट्रोडक्शन ऑफ ईएमडब्ल्यू। दूसरा डिस्प्लेसमेंट करेंट, क्या बोलेंगे बुआ इसको? बुआ ये जो आप करंट देख रहे हो इसके अंदर, ये कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट। और फिर आएगा बुआ मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू। फिर आएगा बुआ, हाँ, इंटेंसिटी एंड स्पीड ऑफ ईएमडब्ल्यू, ईएमडब्ल्यू, ईएमडब्ल्यू। फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हो गया। इतने हमको टॉपिक पढ़ना है, 5 टॉपिक, हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आज निपटाएंगे, ये दोनों कल, और ये परसों और ये तरसों, 4 दिन में कहानी खत्म। ठीक, इसे नोट कर लीजिए तो जरा सा कंटेंट का। उसके बाद, हाँ, उसके बाद अगला में चलेंगे ऑप्टिक्स। वो चालू होता है तो खत्म ही नहीं होता, 1.5 महीना लग जाता है।
40-45 दिन। 45 दिन। 1 महीना क्यों पढ़ना है? क्रैश कोर्स में जाइए, 6 दिन में कहानी खत्म। पढ़ा चुके हैं भाई क्रैश कोर्स में, जाके देखो क्रैश कोर्स की वीडियो देखो, 6 दिन में कहानी खत्म। भविष्य खत्म कर देंगे 15 सेकंड में, तुम बात कर रहे हैं। एक मिनट, पहले सब लोग टॉपिक के नाम लिख लीजिए। नहीं, पहले सब लोग टॉपिक के नाम लिख लीजिए, फिर पिक्चर की तरफ चलेंगे। पिक्चर से पहले डेफिनेशन लिखेंगे, तब पिक्चर लिखेंगे। पहले कंटेंट लिख लीजिए, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन लिखवा देते हैं। लिखिए, कंटेंट लिख लिए पूरा। क्या बोले? लिखिए तो बच्चे लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन, फिर उसके बाद पिक्चर बनाना है। लिखिएगा। अरे 5 को तुमको वर्ड लिखने में इतना क्या समय लग रहा है? अजीब पागल आदमी सब है। लिखिएगा। द वेव विच प्रोड्यूस बाय, द वेव विच प्रोड्यूस बाय, द वेव विच प्रोड्यूस बाय vibrating or accelerating charge, the wave which is produced by vibrating or accelerating charge, vibrating or accelerating charge, the wave which is produced by vibrating or accelerating charge it's called electromagnetic wave। ठीक है, वो पिक्चर बना के वो लिख लीजिए। ये पिक्चर। बगल में लिख लेना, बगल में जगह तो बची है। आज कौन सा दिन है? परसों कहीं टेस्ट ले लेंगे, नहीं बात। परसों तरसों टेस्ट ले लेंगे आपका। ना ना, संडे को नहीं लेंगे, संडे को सब बिजी रहता है। बिना मतलब के बैच खोल देता है, कोई आता होता है नहीं खाली। 5 6 7 तीनों खत्म हो गया है ना। तो एक दिन लेंगे 5 6 का, और एक दिन के आपको समय दे के बोलेंगे 7 का। नहीं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। कौन? ये परसों खत्म है तो। चलो लिखो तो बुआ।
अब लिखिएगा, ये लिख लिया आप लोग। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, उसके प्रॉपर्टीज को लिखिए। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बुआ, प्रॉपर्टीज। तो लिखिए तब प्रॉपर्टीज ऑफ EMW। पहली प्रॉपर्टी ऑफ EMW। सबसे पहली बात, इसे प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है, या तो वाइब्रेटिंग या तो एक्सेलरेटिंग। तो लिखिएगा इट प्रोड्यूस बाय, पहला पॉइंट में लिखिएगा इट प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग और एक्सेलरेटिंग चार्ज। इट प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग और एक्सेलरेटिंग चार्ज, वाइब्रेटिंग और एक्सेलरेटिंग चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट। अच्छा एक चीज बताइए, दूसरा पॉइंट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो दो प्रकार के वेव होते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, क्लास 11th में आपको पढ़ना था। वेव दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव उसको बोलते हैं जिसे गमन या प्रोपेगेट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और नॉन मैकेनिकल उसे बोलते हैं जिसे माध्यम की आवश्यकता, जैसे पानी में पत्थर मारोगे तो पानी में तरंगे बनेगी, तो उस तरंग के लिए पानी की आवश्यकता है कि नहीं है, बिना पानी के तरंग बनेगा। मैं जो बोल रहा हूँ इसके लिए हवा की आवश्यकता है कि नहीं है, हवा है तभी तो आप तक पहुंच रहा है। तो ऐसे वेव को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव, लेकिन जो प्रकाश आती है, तरंग आती है वहां से, क्या उसको किसी माध्यम की आवश्यकता है, वो तो माध्यम हो नॉन माध्यम हो दोनों में पहुंचेगी। तो ये कौन सा वेव है, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट में, इट इज नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, अब दो प्रकार की हमारे पास तरंगे होती है। ठीक है, सबसे पहला, जैसे मान के चलो एक ऐसा तरंग जो आदमी खड़ा है, मैंने उस आदमी पे धक्का लगाया ऐसे सामने, तो आदमी भी ढकला ढकला कैसे गया, तो मतलब मैंने फोर्स भी लगाया इस तरफ, और तरंगे भी किस तरफ बह रही है, उसी तरफ बह रही है, तो दोनों एक ही तरफ बह रही है। तो जब दोनों का एंगल 0 डिग्री तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं बुआ, लेकिन ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है इसलिए ध्यान से देखना, पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव है, एक एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव है। और अगर कई ऐसा होता है, इसमें मान के चलिए थी रस्सी, रस्सी में हम हाथ से खींचते हैं ऐसे, लेकिन वो रस्सी की तरंगे बनती है ऐसे, है ना, ऐसे करते हैं ना। तो हमने फोर्स लगाया ऊपर, लेकिन तरंग कहाँ जा रहा है, ऐसे। मतलब मैंने फोर्स लगाया वाई एक्सिस में और तरंग जा रहा है एक्स एक्सिस में, मतलब दोनों के बीच क्या एंगल 90 डिग्री। तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव, जो अपने परपेंडिकुलर मूव करता है उसे ट्रांसवर्स, और जो 0 डिग्री मूव करता है उसे लॉन्गिट्यूडनल। तो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि देखो जो चार्ज है वो ऐसे ऐसे करेगा, और जो तरंग है वो ऐसे ऐसे बहेगा। तो तरंग बह रहा है एक्स एक्सिस में और चार्ज मूव कर रहा है वाई एक्सिस में, तो 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो लिखिएगा इट इज ट्रांसवर्स वेव, इट इज ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखिए, जो स्पीड EMW की होती है वही स्पीड BMW, सॉरी, लाइट की होती है। किसकी होती है, लाइट की। तो क्या होगा बउआ, लाइट की स्पीड वही होती है। तो आप कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर, अच्छा एक चीज आपने नोटिस किया, अभी हाल फिलहाल में वो इंस्टाग्राम पे बड़ा चल रहा है, 100 करोड़ कमा सकते हैं एक महीने में, है ना, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग वाला सब आया हुआ है। ठीक है, आप, अच्छा, आपने कभी, जैसे मान के चलिए आप मेरे पास आए हो, तो मैं एक बेसिक सी बात आपको बताता हूँ। मान के चलो मैं एक टीचर हूँ, इस तरह कोई एक डॉक्टर भी होगा, कोई इंजीनियर भी होगा, कोई बाकी चीजें भी होगी। तो सपोज करो कि कोई मुझसे पूछेगा कि आपका क्या मतलब, हमको अपना वैल्यू दिखाना है, तो हम अपने नॉलेज के थ्रू आपको दिखाएंगे, फ्लेक्स करेंगे कि हाँ ये मेरा नॉलेज है, चाहे हमने इतने वीडियोज बनाया, चाहे हम ये पढ़ाते हैं चाहे वो पढ़ाते हैं, ये एक बेसिक हो सकता है। या हम आपको अपनी कार दिखाएंगे, दिस इज माई कार। तुम हमसे पूछोगे सर आपका बिजनेस का क्या मॉडल है, हम चाहते हैं कि आपके बिजनेस में बुक वगैरह प्रिंटिंग, नहीं मेरे पास कार है। नहीं बिजनेस क्या है, मेरे पास कार है, 2 कार है। पागल, बिजनेस क्या है, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस के थ्रू ना कार आया होगा, तो तुम हमको बिजनेस समझाओगे पहले कार समझाओगे, है ना। तो ये जो कर रहा है वो एग्जैक्टली में आपको दिमाग के साथ खेल रहा है। तो होता क्या है कार वाले बंदों के साथ क्या, इसलिए आप MLN जो प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, लोगों को जोड़िए,
एक लोग 3 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसके साथ एकदम बेसिक सी समस्या क्या है, आप उसको समझ लीजिए, आपको पूरी कहानी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। होता क्या है, एक आदमी जैसे हम हैं, हमने किसी को, अभी ये टेलीग्राम पे भी चल रहा है ये सब सिस्टम, आपको ₹50 से आपको फँसा लेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, एक आदमी रहेगा, जैसे मान के चलिए एक आदमी है और ये 3 आदमी है मेरे पास, तो हम इस तीनों को बोलेंगे कि आप 1-1 हज़ार रुपया हमको दीजिए, ठीक। तो कहिएगा बदले में आप हमें क्या दीजिएगा? तो 2 तरह की बातें हैं, मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए, तब तो बातें खत्म हो गया। लेकिन आजकल प्रोडक्ट नहीं दे रहा, पैसा के बदले पैसा दे रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आपको ये टेलीग्राम को बताता हूँ, आपको ₹100 जो है या ₹10 आपको डेली मिलेगा जीवन भर। तो बोलेगा 1,000 देने पर 100 ₹10 डेली? हाँ, बिल्कुल, एकदम मिलेगा। तो आप बताइए, इसके पास ₹3000 आ गया, इसके पास मार्केट कैप कितना का हो गया? 3000, और ये 10-10 रुपया अभी कितने दिन तक तीनों को दिया जा सकता है? बहुत लंबे समय तक। अभी ₹3000 यहाँ पर है, ₹3000 है और ₹30 इसको बाँटना है डेली, तो काट दीजिएगा कितना दिन का, कितना दिन इसके पास, 100 दिन है इसके पास। कितना का इसके पास कैपेसिटी है अभी उसको पैसा देने का? 100 दिन तक। अब इसको बोलेगा कि भैया अगर आप अगले 3 को जोड़िएगा, तो फिर आपको ₹12 मिलेगा पहले की तुलना में। तो ये बोलेगा तो हाँ भाई, पैसा तो आ ही रहा है, तो सही में पैसा आ रहा है। तो अब ये अगले 3 को जोड़ेगा। अब क्या होगा, ऐसा करते-करते इसके पास पैसा बढ़ते जा रहा है। पैसा ले रहा है 1000 और उस आदमी को ₹10 दे रहा है। तो सोचिए वो 100 दिन तक उसको दिया जा सकता है उसको। और इस कंपनी में 50 से 60 दिन के अंदर ये नीचे क्या करता है, बहुत हज़ारों आदमी को जोड़ लेता है। अब ऐसा जोड़ने में उसको लग गया 3 साल। मान लीजिए इस कंपनी को बनाने में कितना साल लग गया? 3 साल। तो 3 साल तक कौन आदमी पैसा खा रहा है? क्योंकि इसी चेन से जुड़ा हुआ है ना। तो ये आदमी खूब पैसा खा रहा है। लेकिन यहाँ पे कितनी हज़ार की संख्या बच गई? 15,000 का टीम बन गया। और ये 3 आदमियों को पैसा दे, क्योंकि अगर इसी 3 को नहीं देगा, तो फिर ये सब कैसे जुड़ेगा? क्योंकि ये सब इसी को तो देख के जुड़ा है। तो अब क्या करता है, इसके पास बाई कंपनी जो आदमी यहाँ बैठा हुआ है, उसको पता है कि इसको देना पड़ेगा। तो मजबूरी में इसको क्या करता है, कोई कार दे दिया, ठीक? कुछ ऐसा चीज़ दे दिया, 10 लाख का चेक दे दिया, 12 लाख का चेक दे दिया। अब ये आदमी कहता है, देखो मैं आपके बीच से आया था और देखिए मेरे पास कार है। रियल में ये आदमी कमाता है, ये वाला आदमी, शुरुआत वाला आदमी। देखिए मेरे पास कार है, उसको भी नहीं पता है, हाँ मेरे पास कार है। बाकी सब लोग, हाँ भाई मेरे मोहल्ला का तो था, इसके पास ये हो गया। अब इसको दिखा करके, एक आदमी को दिखा करके नीचे इतना का टीम बना लिया और एक के दिन ये कंपनी मोबाइल क्या हो जाएगा, बंद। अब इसने जो 15,000 था, 15,000 से अगर वो एक-एक ₹1,000 भी ले लिया, तो अब देखिए उसके पास 15 और 3 गो शून्य और प्लस 3 गो शून्य, इतना रुपया है। उसमें से वो आधा बाँट भी दिया, इस सबको मजबूरी में देना पड़ा इन लोगों को। तो अब ये कट गया, ये खत्म हो गया। तो अब ये बोलेगा, ये सब नीचे वाला जाके बोलेगा, "ए, कहाँ करी कंपनी हो?" तो ये तो आप ही के बीच का आदमी, इसको तो चीट पता ही नहीं था। तो बोला, "भैया हमको क्या बोलते हैं, हमको तो मिला ही था, हमको तो देखा आपके सामने कार्बन मिला हुआ है। हम तो अच्छा था इसलिए जोड़े।" और ये आदमी इतना पैसा लेके निकल लिया। तो जो आदमी कार दिखा रहा है ना, वो एग्ज़ैक्टली में ऊपर वाला 2-3 गोरा है, जिसको खाली सिंबल के दिया हुआ है कि तू देख, ताकि बाकी लोग जुड़े उसमें। ये मेन कारण है उसका, एमएलएन कंपनी का। ठीक है? इसीलिए नीचे वाला बैठ के ताली बजाएगा, इज़्ज़त-इज़्ज़त खेलेगा और बाकी लोग यहाँ से कार लेके घूमेगा। ठीक है? तो ये डायमंड फायमंड से यही मेन सिस्टम है एमएलएन कंपनी का, और लोग इससे फँसते हैं। अभी हाल-फिलहाल में सीतामढ़ी का कंपनी था स्पैरो साइन। सीतामढ़ी से कम ₹20 करोड़ लेके भागा है। 20 करोड़, अच्छा-अच्छा आदमी उसमें पैसा लगाया था। स्पैरो साइन का ये स्थिति था। लाइव में बोल रहा हूँ, बहुत लोग जानते भी होंगे। जिसके यहाँ दुकान लेते हो ना, दुकान से सामान लेते हो, अथी असाइनमेंट, वही फँसा हुआ है उसमें। तो ये स्थिति है। इसीलिए अभी भी एक वो टीचर भी आया तो वो क्या बोलता है, ₹10,000 दीजिए, आपको भी ऐसा बोलेगा, ₹10,000 दीजिए और आपको हम 10,000 का मोबाइल या जो भी फ्रिज, आपको सब कुछ दे देगा कि आप वो हमको बिल भेज दीजिए। आपको ₹10,000 उस कंपनी में डालना है और 10,000 का मोबाइल ले लेना है आपको, कोई भी, और उसका बिल उसको दे देना है। अब वो आपको मोबाइल पहुँच जाएगा, प्लस पैसा भी 10,000 आएगा। तो आप ₹10,000 दे दिया, बिल पहुँच जाता है, 2 दिन में आपके घर डिलीवर हो जाएगा। फिर ना कंपनी आता है, ना पैसा आता है, मोबाइल ऑफ हो जाता है। ठीक है? ये ऐसी-ऐसी चीज़ है। तो इसीलिए मेरा एक सिंपल बात याद रखिएगा, कोई भी आदमी आपको ये दिखाए कि मैं ये दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, सीधा एक सवाल, क्यों? क्यों? तुम हमको 10 लाख रुपया क्यों दे 1 लाख का? बेसिक सी बात बताओ। और तुम्हारे पास क्यों आया गया? तुम्हारे पास कैसे आ गया? और जो चीज़ आया है, इंटरनेट का दुनिया है, वो चीज़ इंटरनेट पे क्यों नहीं आया? कि हाँ, ये चीज़ ऐसे पैसा कमा लो। अंबानी के पास ये चीज़ कैसे नहीं पहुँचा अभी तक? एकदम बेसिक सी बात है भाई, ठीक है? तो इसीलिए अपने माइंड को ध्यान रखिएगा
कोई भी आदमी समझाने आए ये सब आपको खेल, तो सीधे बोलेगा इस खेल में पढ़ने की जरूरत। और इसमें सबसे पहले किसको फांसता है? स्टूडेंट सबको, क्योंकि उसके पास 5,000 6,000 की संपत्ति इजिली मिल जाता है, ठीक है, और उसका माइंड मैनिपुलेट करना क्या है? आसान है, ठीक है। खैर, तो बच्चे लोग कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स। इसकी स्पीड किसके बराबर है? बीएमडब्ल्यू के। किसके? तो लिखिएगा स्पीड ऑफ ईएमडब्ल्यू, स्पीड ऑफ ईएमडब्ल्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना? क्या होता है बउआ? तो जरा सुनिएगा बउआ, बउआ ये ई का ग्राफ हुआ, ये किसका ग्राफ हुआ? ई का। तो ई को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो ई का ग्राफ वर्टिकल प्लेन में है, वाई एक्सिस में है। ई का ग्राफ कौन सा एक्सिस में है? वाई। अच्छा, और बी का ग्राफ, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वो ऐसे होगा जेड एक्सिस में, मतलब हॉरिजॉन्टल। तो ई का ग्राफ वर्टिकल, अब बी का ग्राफ हॉरिजॉन्टल। तो तरंग कैसे जाती है? तो तरंग जाती है ऐसे, कैसे? ऐसे, ठीक है। आगे भी बढ़ेगा और ऐसे भी जाएगा, ठीक है ना? तो दोनों होगा। तो आप बताइए इसका जो ग्राफ आया वो जेड एक्सिस में आएगा, देखो तो, ये जेड एक्सिस है, मतलब बाहर निकला हुआ, और ये पीछे, और ये ऊपर, और ये नीचे, इस तरह से बना हुआ है। तो आप बताइए ये दोनों एक दूसरे पर 90 बना रहा है कि नहीं बना रहा है? क्योंकि ये बी है, और ये सीधा तो है नहीं, ये तो ऐसे बाहर निकला हुआ है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा कर रहा हूँ इसको। अब ये सीधा होगा लेकिन ये अंदर की ओर है, ये सीधा होगा बट ये अंदर की ओर है, ये सीधा होगा बट ये अंदर की ओर है। तो अब एक बात बताइए ध्यान से सुनकर, यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये हुआ वाई एक्सिस, ये हुआ जेड एक्सिस, और ये हुआ एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड है इधर। तो वाई पे हाथ रखकर जेड की ओर घुमाएंगे, तो अंगूठा एक्स की ओर है कि नहीं? वाई पे हाथ रख के किधर को घुमाएंगे? जेड की ओर, तो अंगूठा किधर होगा? एक्स एक्सिस की ओर। तो जो वेव चल रहा है वो वेव किधर चल रहा है? तो इसको बोल सकते हैं ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या बोलेंगे बुआ? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो लिखिएगा, हाँ, अगला पॉइंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएमडब्ल्यू लिख लेना, ईएमडब्ल्यू प्रोपगेट, पी आर ओ प्रो पी ए, प्रोपगेट, EMW propagate in the direction of E क्रॉस B, लिखा हुआ है E क्रॉस B, E क्रॉस हो गया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, पिक्चर थोड़ी देर के बाद रुक जाओ। अच्छा, E और B एक दूसरे परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो लिखिएगा E एंड B, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। लिखिएगा अगला पॉइंट में, E एंड B परपेंडिकुलर टू ईच अदर, E और B परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आखिरी पॉइंट लिखो। अच्छा, कई लोगों को क्या लगता है परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा, तो ई और बी का फेज डिफरेंस कितना है? 0। क्यों 0 है? ये भी साइन का ग्राफ है और ये भी किसका ग्राफ है? साइन का। तो फेज डिफरेंस वहां पर क्या हुआ? 0। तो लिखिएगा फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी, फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी, फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी इज 0, फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी इज 0। ठीक है, चलो आप इस पिक्चर को बना लो, फिर अगली मुलाकात कब होगी आपसे?